हेलो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है उसका एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है कि रसायन विज्ञान की वो ब्रांच जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत चालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें धारा का प्रभाव हो सकता है। एग्जाम्पल आपके धातु है, विद्युत अपघटय के विलयन है। कुचालक क्या होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में रबर, कांच, शुद्ध जल, etc। ठीक है। अब है हमारे वैद्युत अपघटय के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एक होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होकर के कंप्लीट रूप से आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपके पास में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है और आपके जितने भी साल्ट है वो। ठीक है। उसके बाद में होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से होते हैं, जो जल में डिजोल्व होकर के आयनों में बहुत कम मात्रा में टूटते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूँ उनका आयनन बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपके वीक एसिड और वीक बेस। अब है हमारे पास में वैद्युत जो चालक होते हैं उनके प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक क्या होते हैं, जो धातु होती हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं धात्विक चालक। इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बाकी जितने भी कार्बन के अपरूप होते हैं वो सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। धात्विक जो चालक होते हैं उनको एक नाम और दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक है। अब बात करते हैं वैद्युत अपघटनी चालक की। वो जो आपके विलयन जिनमें धारा का प्रवाह आयनों की वजह से होता है उनको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, मीन्स आयन्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, जिसकी वजह से धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। अब हमारे पास में बात आती है विद्युत चालकता। मैंने पहले भी बताया आपको कि विद्युत चालकता को केमिस्ट्री में हम लोग चालकत्व के नाम से जानेंगे और ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, प्रतिरोध का एक फॉर्मूला और होगा, R = रो इंटू L बाई ए। ठीक है, रो आपकी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता किसको बोलेंगे, जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है उसके व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहेंगे और इसे हम लोग कप्पा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो कप्पा होगा K = होगा C × L/A। L है आपका जो भी एक जो आप वायर ले रहे हैं उसकी लंबाई और A है उसका क्षेत्रफल, C है आपकी कंडक्टेंस चालकता। ठीक है। अब है बात करते हैं मोलर चालकता की। मोलर चालकता किसे कहेंगे, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जो वैद्युत अपघटय है उनके एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता है उसको हम लोग मोलर चालकता कहेंगे। इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, λm से इसको डिनोट करेंगे और λm बराबर होगा K × 1000/C। K है आपकी कप्पा जो आपकी विशिष्ट चालकता है और C है यहाँ पे जो आपका विलयन है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है। इसके बाद में इसका मात्रक आपके आ सकता है, याद रखना, साइमन m²/मोल। ठीक है। ऐसे ही एक चालकता का जो चालकत्व जिसको हम लोग बोलते हैं उसका भी ऐसा ही मात्रक पेपर में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की। तुल्यांकी चालकता क्या होती है, जैसे आपकी मोलर चालकता होती है सेम तुल्यांकी चालकता होती है। ठीक है, वहाँ एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता, यहाँ एक तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को हम लोग बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। लैम्डा EQ से इसको डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा K × 1000/N। ठीक है, N यहाँ नॉर्मेलिटी होगी, वहाँ M क्या थी, C क्या थी, कंसंट्रेशन थी। ठीक है। अब बात करते हैं वैद्युत अपघटय की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कई सारे दे रखे हैं आपको, अंतरायणिक आकर्षण बल, विलायक की ध्रुवीयता, माध्यम की शांतता का प्रभाव, ताप का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, इनको आप देख लेना, कुछ नहीं है इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट, कहाँ बनेगा, विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। जो विशिष्ट चालकता है, अगर तनुता आप लोग बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान घटेगा, जबकि जो चालकत्व है उसका मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। ठीक है। अब बात करते हैं कोलराउस नियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोलराउस नियम भी। कोलराउस नियम मैंने बताया था क्या होता है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटय के विलयन की जो
मोलर चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होती है? उसके धनायन और ऋणायनों की मोलर या तुल्यांकी चालकता के बराबर होती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आपको पूरी तरीके से डाइल्यूट करना है विलयन को, ठीक है। तो जो प्रबल वैद्युत अपघटक होते हैं वो कंप्लीटली अपने आयनों में डिजोल्व हो जाते हैं, तो उनके आयनों की जो चालकता है उन्हीं का योग, ठीक है, उस विलयन की टोटल चालकता होगी, ठीक है। और इस कोलराउज नियम की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघटक की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रबल वैद्युत अपघटक की सहायता से, ठीक है। और इसका जो ज्ञात करने का तरीका है, लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट आपको दे रखा है, लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट माइनस, ठीक है। एक इसका न्यूमेरिकल बनेगा, वो मैंने आपको बताया था कि आपको 3 जो आपको इलेक्ट्रोलाइट देंगे, 2 को जोड़ के 1 को घटा करके आप दुर्बल वैद्युत अपघटक की चालकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप बुक में से देख लेना, इसमें है नहीं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन किसे बोलेंगे? कि विद्युत धारा के द्वारा किसी वैद्युत अपघटक के, ठीक है, जलीय विलयन को विघटित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत अपघटन, ठीक है। नहीं है कोर्स में, छोड़ो इसको। अब हम सीधा बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है कि जो धातु की जो छड़ है उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और उतना ही आवेश उसके विलयन पर उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जो आवेश जो है वो विपरीत होगा, ठीक है। जैसे मान लो प्लस आवेश अगर आपकी छड़ के ऊपर उत्पन्न हो रहा है तो विलयन पे माइनस आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। 2 प्रकार के होंगे आपके इलेक्ट्रोड, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ठीक है। एनोड जो होगा उसको प्लस से डिनोट करेंगे विद्युत रासायनिक सेल में, और जो आपका कैथोड होगा उसको माइनस से डिनोट करेंगे। एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होगा और जो कैथोड है उसके ऊपर अपचयन होगा, ठीक है। और ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है ये मैंने बता रखा है कि ऑक्सीकरण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। आ सकता है पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो धातु की छड़ है जिसको उसके खुद के ही विलयन में रखा जा रहा है, ठीक है, तो धातु की छड़ के ऊपर जो आवेश है, ठीक है, और विलयन के ऊपर जो आवेश है, उन दोनों जो विभव है, उन दोनों के ऊपर जो विभव है उनका जो अंतर है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे विभवांतर या फिर इलेक्ट्रोड विभव। विलयन की सांद्रता पे, ताप और दाब पर, विद्युत अपघटक की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर ये डिपेंड करेगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव, यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस ले ले, मीन्स जो आपका विलयन है उसकी मोलरता 1 मोल ले ले, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और जो आपका दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर ले ले, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट से डिनोट करेंगे। इसके रूप में आपके बुक में दे रखा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी संरचना और इसकी मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से आप किसी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव हम हमेशा क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, ठीक है। अब है विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF, ठीक है। जो आपके 2 अर्ध सेल है, ठीक है, उन दोनों अर्ध सेल के जो इलेक्ट्रोड विभव है उसी के अंतर को, उन दोनों सेल के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? उस सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल, ठीक है। और मानक परिस्थितियों में हम इसे क्या बोलेंगे? ई नोट सेल। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब नेक्स्ट जो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नर्न्स समीकरण। एक आपको छोटी सी इसकी डेफिनेशन याद करनी है। वैसे डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, फिर भी आप अगर थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे तो जो आपका एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट, अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के मध्य जो संबंध को दर्शाने वाली समीकरण है उसको हम लोग बोलते हैं नर्न्स समीकरण। और ये क्या होते हैं? E बराबर ई नोट माइनस 2.303 RT बटा NF log 10 1/mn प्लस। ये तो आपकी बुक में है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ एक छोटा सा डेरिवेशन आप देखोगे, ठीक है। हम इसको डेराइव कैसे करेंगे? तो थर्मोडाइनमिक में एक फॉर्मूला होता है
डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग ई क्यू। ठीक है, यहाँ डेल्टा जी जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नोट अगर हम लोग देखें स्टैंडर्ड कंडीशंस में तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट सेल। डेल्टा जी है आपके गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी नोट है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, और क्यू जो है आपका एक कोशेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक नियतांक है जो कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल बटा क्रियाकारकों की सांद्रता का गुणनफल। ठीक है, हम लोग ये जो मान है डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट के, आपको इक्वेशन नंबर 1 जो आपको दे रखी है, ठीक है, उससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं ज्ञात नहीं करना, सॉरी, हम इसमें डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट के मान रखेंगे। ठीक है, मान रखने के बाद में हमें क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन में माइनस एन एफ से भाग दे देंगे। इसको भाग देने के पश्चात हमारे पास में एक इक्वेशन आएगी, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी बटा एन एफ लॉग ई क्यू, मतलब लॉग बेस ई है। ठीक है, यदि हम बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें क्या आएगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी बटा एन एफ, ठीक है, इंटू 2.303 log 10Q। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, 10Q। ठीक है, इस कंप्लीट इक्वेशन में हम लोग देखेंगे जो आपका R है, ठीक है, जो गैस कांस्टेंट कहलाता है, टेम्परेचर जो है, और F जो है ये कांस्टेंट है। F जो है फैराडे नियतांक होता है, T आपका टेम्परेचर 298 केल्विन रखना है आपको, और जो R है गैस कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होती है जूल पर केल्विन पर मोल में 8.314। इन सब का मान अगर हम लोग रख देंगे तो हमारे पास में मतलब इसका गुणा भाग करने के पश्चात एक इक्वेशन आएगी, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग 10Q। ठीक है, यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, नर्स समीकरण, और Q की जगह आप लोग प्रोडक्ट की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता रख सकते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, अब है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम 2 बताए थे। पहला नियम क्या है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, W समानुपाती Q, और Q इज इक्वल टू होता है IT। ठीक है, हम जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हम एक नियतांक लिखेंगे Z, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर ZIT, आपको याद रखना है। Z है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I है धारा, और T है आपका समय। ठीक है, तो यदि हमसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पूछे तो कैसे निकालेंगे, W बराबर ZIT है, I यदि 1 एम्पियर रख दो आप, और T यदि 1 सेकेंड रख दो, तो एक परिभाषा आ जाएगी कि किसी विद्युत अपघटन के विलयन में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। द्वितीय नियम में क्या करेंगे हम लोग, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघटनों में प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होगी। जितने भी आप इलेक्ट्रोड लगाओगे उन सब के ऊपर मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट है, पदार्थ की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती होगी, उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक या फिर तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। मतलब W1 समानुपाती E1, या फिर W2 समानुपाती E2, या फिर हम Z की बात करें तो W1 समानुपाती Z1 या फिर W1 समानुपाती Z2। ठीक है, एक फॉर्मूला इससे और भी आ जाएगा, W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, या फिर Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। ठीक है, फैराडे जो है इसका मान याद रखना 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, अब है आपके विद्युत रासायनिक सेल कौन से होते हैं, जिनमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन जो होता है उसका जो हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल।
वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो गैल्वेनिक सेल है उसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा। डैनियल सेल का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, डैनियल सेल का डायग्राम आ सकता है, यहाँ बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा डायग्राम दे रखा है, यही सेम डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है अगर पेपर में आता है तो, ठीक है। उसके बाद में वो ये पूछ सकता है कि जो जिंक है ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और जो आपका कॉपर है ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो कैसे हम लोग जिंक और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है इनकी अर्ध सेल अभिक्रिया लिखेंगे, साथ ही सेल का रिप्रेजेंटेशन भी आपसे पूछ सकता है कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वो मैंने बुक में देख लेना, आपको बता रखा है कि किस तरीके से। पहले आप अलोन से एक फॉर्मूला ALON मतलब एनोड लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको देखना है कि लेफ्ट साइड में आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद बीच में आपको डबल लाइन से साल्ट ब्रिज को शो करना है, और उसके बाद में आपको कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड के ऊपर अपचयन होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास में सेल है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है, और कुछ समय के बाद जो सेल है वो डेड हो जाता है, और इसको आप उन्हें आवेशित नहीं कर सकते हैं, जैसे शुष्क सेल और लैक्लांची सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, वो सेल जिनमें दोनों साइड में रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपके इन्वर्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। मतलब उनमें जो विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में आप कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वापस से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके घरों में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, वो एक द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है, और इसमें शीशा संचायक सेल पेपर में आ सकता है। आपकी बुक में उसकी पूरी मैकेनिज्म, उसका डायग्राम वगैरह दे रखा है बुक में, ठीक है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी है नहीं हमारे। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, संक्षारण कोरोजन, ठीक है, वो इसमें नहीं है। तो वो क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि धातु पर जंग लगने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। और उस धातु पर जंग लगने से को कैसे बचाया जाएगा, ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। और उसको कैसे बचाया जाएगा, तो हम उससे ऊपर वाली जो धातुएं हैं, अगर उस धातु का लेपन जिस धातु को हमें कोरोजन से बचाना है उसके ऊपर कर दे, तो ऊपर वाली धातु का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आपकी जो धातु आप जिसको सुरक्षित रखना चाहते हो वो सुरक्षित रह जाएगी, ठीक है। तो ये कोरोजन भी आपके पेपर में आ सकता है। बुक में अच्छी तरीके से इसकी कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, और साथ ही इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 XH2O, जिसको जंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर था, जिसकी हमने एक बार रिवाइज करवाया, आप इसको ध्यान से देखना, और इसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। धन्यवाद।